सदाबहार कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए लेखिका प्रमिला वर्मा जी की लिखी हुई कहानी मौसम था आशिकाना। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। सोच तो बहुत दिन से रहा था। एक दिन हिम्मत करके उसने जेल अधीक्षक के पास जाकर कहा, जनाब, मुझे मेहरबानी करके एक नोटबुक और एक पेन चाहिए, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। जेल अधीक्षक मिस्टर नायक मुस्कुरा दिए। यह पाकिस्तान को सूचनाएं देने वाला हिंदुस्तानी बल्कि हिंदू पता नहीं क्या लिखना चाहता है। शायद आप बीती। उन्होंने स्वीकृति दे दी। हमेशा खामोश रहने वाला मोहसिन, अपने श्रम को धर्म की तरह निभाने वाला मोहसिन, शांत चित्त जेलर नायक को किसी भी कोण से खुफिया सूचनाएं देने वाला नहीं लगता था। लेकिन वो क्या कर सकते थे? उसके खिलाफ मिले सबूतों और कोर्ट से मिली सज़ा के अनुसार वो देशद्रोही था। कोर्ट का स्पष्ट आदेश था उस पर कड़ी नज़र रखी जाए और सश्रम कारावास की 10 वर्ष की सज़ा सुनाते हुए उसे जेल भेज दिया गया था। वो जेल अधीक्षक के द्वारा मिली 200 पेज की नोटबुक और एक पेन को लेकर उनके चरण स्पर्श करने झुका तो वे गदगद हो गए। लेकिन सज़ा तो मोहसिन को मिली थी। उन्होंने कहा, अतुल? वो चौंक पड़ा। तुम अतुल? अतुल जगताप सांगानेरिया? वो हैरत से उन्हें देखता रह गया। खत्म हो चुका है मोहसिन, अब तुम अतुल हो, एक नेक इंसान हो। इतने समय में मैंने जाना है। जाओ, इस नोटबुक में मोहसिन की हत्या कर दो और अतुल को जियो। वो सिर नीचे झुकाए खड़ा रहा। वे चले गए। वो अपनी बैरक में बैठा, सामने पैर फैलाए उस पर नोटबुक रखे सोचता रहा, कहाँ से शुरू करूं। पूरे 15 वर्षों का समय एक चलचित्र की रील की तरह उसके समक्ष घूमने लगा। उसने पहले पृष्ठ पर लिखा मोहसिन खान, फिर उसे काट दिया, फिर लिखा अतुल, फिर काटा, फिर लिखा मोहसिन खान। हाँ, पिछले 15 वर्षों से वो इसी नाम के साथ तो जी रहा था। फटे कपड़े पर पैबंद की तरह ये नाम उसके व्यक्तित्व पर चिपका दिया गया था। कहाँ हो तुम मोनिका? आंखों में पहले मोनिका नाम से एक रोशनी सी आई, फिर अंधेरा छा गया और आंखें आंसुओं से भर गईं। कितनी ही बार वो खामोश रुलाई रोया होगा कि उसका हम उम्र साथी रिजवान उसकी पीठ पर एक धौल जमाता। ब्रदर, रोता क्यों है? तू तो इतना पढ़ा लिखा है। तेरा देश कौन सी तुझे इतनी बड़ी नौकरी दे देता कि तू खुश रहता, बरसों जूतियाँ चटकाता रहता। तेरे देश में कितने पढ़े लिखे नौजवान नौकरी के लिए भटकते रहते हैं। देख, तेरे जैसे अनेक लोगों को लाखों रुपए हमारे हाई कमिश्नर के द्वारा दिलवाए जाते हैं। उसे हमारे कमांडर सबके घरों को पहुंचा देता है। बस तू उनका काम करता रहे। उधर तेरी बहन की शादी धूमधाम से होगी, तेरे अब्बू अम्मी बड़ी सी गाड़ी में घूम रहे होंगे और तू भी तो एक बेहतर ज़िंदगी जी रहा है ना। और तुम रिजवान कितनी बेहतर ज़िंदगी जी रहे हो। तुम्हारे ख़ानदान के लोग मौज उड़ा रहे होंगे और तुम गद्दार। कहते कहते रुक गया वो। कहाँ से आए हो? रिजवान ने उसके मुंह पर उंगली रख दी। अर्थात ना चाहते हुए भी आतंकवादी बने रहो। याद है रिजवान को जब अचानक बूटों की आवाज़ ने उसके शांत शहर कुलगाम को बेबस कर दिया था और अपनी ही कौम के लोगों को लूटा था, ज़्यादतियाँ की थीं, बहनें और अम्मी कैसे कोठरी में घुस गई थीं। तब वो मात्र 16 वर्ष का था और पकड़ लिया गया था इन लोगों के द्वारा। एक ही कहानी है, चाहे वो रिजवान हो या मोहसिन। रिजवान भी नहीं जानता कि उसकी अम्मी अब्बू और बहनें कितने सुख में हैं। नहीं खाया जाता मुझसे मांस के लोथड़े। किसी को इतना दुख तकलीफ़ देकर कैसे खाया जाता है? क्या उनका दुख हमारे भीतर नहीं आ जाता? एक बार शुरू में उसने कह दिया तो बावर्ची ने तीखी मिर्च शोरबा वाली सब्जी की प्लेट उसके मुंह पर फेंक कर मारी। कई हफ्तों तक वो आंखों पर ठंडा लेप लगाए पड़ा रहा। फिर उसने कुछ भी कहना छोड़ दिया। थाली में परोसे मांस के टुकड़ों को बगल में बैठे किसी भी साथी की थाली में डाल देता और किसी तरह सूखी रोटियां वो शोरबे में डुबोकर खा लेता। अब तो आदत पड़ चुकी है ऐसे खाने की। वो कॉलेज के दिन थे, उत्साह से भरे, जब मोनिका और अपने सभी सहपाठी मित्रों के साथ उन लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में मोनिका और उसने महसूस किया कि मित्रता साधारण मित्रता नहीं है, बल्कि प्रेम में तब्दील हो चुकी है। पहले वो इस बात को नहीं मानता था, लेकिन मोनिका मानती थी कि वो पढ़ाई में ही तेज नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के हर क्षेत्र में अव्वल है। वो खिलाड़ी था, कॉलेज में प्रथम श्रेणी में पास होना और बांसुरी बजाना। उसके मामा बांसुरी बजाया करते थे तो वो भी बजाना सीख गया था और फिर लगातार के अभ्यास से बांसुरी पर अनेक धुन बजा लेता था।
बांसुरी के ही कारण उसे कनुप्रिया नाटक में कृष्ण का अभिनय करने को दिया गया था। राधा का अभिनय एक कोमल सी लड़की पूजा को दिया गया। बस मोनिका रूठ गई। तुमने जानबूझकर पूजा का नाम प्रपोज किया है, उसने कहा था, जबकि ऐसा नहीं था। अतुल पूर्णतया मोनिका का ही था। कॉलेज के प्राचार्य कहते थे, बांसुरी हमारे देश की संस्कृति की प्रथम धुन है। गुस्सा उतरने के बाद मोनिका उसे कनु कहने लगी थी। बाद में कॉलेज में मित्रों के बीच उसका कनु नाम ही प्रचलित हो गया। वे सभी ग्रेजुएशन के तीसरे वर्ष में थे। वो आगे एमबीए करना चाहता था। मोनिका को अंग्रेजी साहित्य में दिलचस्पी थी। सभी ने कोई न कोई राह चुन ली थी। कभी कभी दोनों कॉलेज के पीछे बहती बरसाती नदी के किनारे बैठ जाते, जहाँ उनकी खुली आंखों में अनेक सपने तैरा करते थे। धीमे धीमे उन सपनों को आंखों में संजोए मोनिका उसके कंधे पर सिर रखकर आंखों को बंद कर लेती, कहीं कोई सपना आंखों से फिसल न जाए। अतुल ने बताया था, उसकी छोटी बहन रेखा स्टेट सर्विस की परीक्षा देना चाहती है। इसके लिए उसे कोचिंग की आवश्यकता है, लेकिन माँ मानती है कि रेखा ग्रेजुएशन कर ले, फिर उसकी शादी कर देंगे। लेकिन मोनिका, मैं उसे पढ़ाऊँगा, जो करना चाहे वो करेगी, फिर उसकी शादी के रुपयों का भी तो मुझे ही प्रबंध करना होगा। उसने पुनः कहा, तुम तो जानती हो पिताजी कोर्ट में एक वकील के मुनीम हैं, ज़्यादा वेतन नहीं है उनका। मोनिका ने धीमे से उसका हाथ दबाया। यह सहमति थी और एक आश्वासन कि तुम कर सकोगे अतुल, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। उन लोगों का एक बड़े आंगन के साथ 2 कमरों का पैतृक मकान है, तो पिताजी को जो वेतन के रूप में मिलता है उससे खाने इत्यादि का खर्च तो संभल जाता है, परंतु अन्य खर्चों में आर्थिक संकट आ जाता है। वह एमबीए करके एक अच्छी नौकरी करेगा और सभी को संभाल लेगा। देखना, हमारे पास एक बड़ा सा फ्लैट होगा जिसमें मेरी मोनिका और मैं, हम अपने सारे सपनों को पूरा करेंगे। मोनिका, उसकी आंखों में सुनहरे सपने तैर गए। मोनिका भी उन सपनों के उजास में झिलमिला उठी। एमबीए की पढ़ाई के साथ वो रात के कुछ घंटों की नौकरी एक प्रेस में करने लगा, ताकि पढ़ाई का खर्च निकलता रहे। उसके साथ पढ़ रहे साथी विवेक के पिताजी बिल्डर थे। एक बार वो बनती हुई बिल्डिंग भी देख आया था। उसने अपने मित्र विवेक से कहा, इसी बिल्डिंग में मैं एक फ्लैट लूँगा, बस एमबीए हो जाऊँ, फिर लोन भी मिल जाएगा। विपिन के पिताजी ने बनती हुई बिल्डिंग में, जिसमें कुछ फ्लैट बन चुके थे, एक में उसे रहने को बोल दिया, क्योंकि उसके सामने रहने की समस्या थी। उन्होंने ये भी कहा, यही फ्लैट तुम खरीद लेना। वे जानते थे इतनी जल्दी फ्लैट बिकेंगे नहीं। अतुल एक मकान ढूंढ ही रहा था, तो उसे रहने दिया जाए, बिल्डिंग की सुरक्षा भी रहेगी। बिल्डर चाहते भी थे कि सुरक्षा के दृष्टि से कोई अन्य भी वहाँ रहे, तब तक तुम उसमें रहो। हालांकि बिल्डिंग आउटस्कर्ट में थी, लेकिन शहर तो लगातार बसता ही जा रहा है। वहाँ से कॉलेज आने जाने की सुविधा के लिए बहुत वाहन हैं। उनको चाहिए थी अपनी बिल्डिंग की सुरक्षा। उनका पुराना चौकीदार, जो लंगड़ा भी हो गया था, उस पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता था। बिल्डिंग के नीचे माल बिखरा पड़ा रहता था। अतुल को ये बात पसंद आई और रहने आ गया। इस फ्लैट में मोनिका 2 बार आ चुकी थी। वो खुश थी इतने अच्छे और बड़े फ्लैट को देखकर। वो खुश होकर मोनिका को बताने लगा, देखो मोनिका, ये हमारा कमरा होगा, ये माँ और पिताजी का, ये इतना बड़ा हॉल है, ये हमारा ड्राइंग रूम होगा। तुम्हें इंटीरियर प्लांट पसंद है ना, तुम यहाँ लगाना, और तुम्हारा फ़िश एक्वेरियम यहाँ होगा। बालकनी से हवा धूप आती रहेगी तो पौधे भी स्वस्थ रहेंगे। ये ढेर सारी अलमारियाँ वाला कमरा रेखा का होगा, उसे अलमारियाँ बहुत पसंद हैं। यहाँ उसका कंप्यूटर होगा जहाँ वो पढ़ाई करेगी। कहते हुए उसने स्टोव पर चाय बनाती मोनिका को पीछे से आकर आलिंगनबद्ध कर लिया। उसकी हर खुशी में मोनिका साथ थी। वो उस दिन कॉलेज से लौटा ही था और नीचे बिछी चटाई पर चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहा था कि एकदम से दरवाज़ा, जो भीतर से बंद नहीं था, 6-7 लोगों ने खोल लिया। सभी के चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। किसी एक के हाथ में रिवॉल्वर था। ये क्या? वो चौंक पड़ा। इस खाली घर में लूटने को है ही क्या? कौन हो तुम? उसने पूछा। और मुझसे क्या चाहिए? वो डर भी गया था। वे उसके इर्द गिर्द बैठ गए। 2-3 आदमी दीवार से टिककर खड़े रहे। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, देखो, हम जैसा कहते हैं तुम्हें करना पड़ेगा। हम तुम्हें पैसों से मालामाल कर देंगे। तुम ये पढ़ाई, इस नौकरी से भी उतना नहीं कमा पाओगे जितना हमारा सरगना तुम्हें देगा। एक अपनी पॉकेट से उसके माँ, पिता और बहन रेखा की तस्वीर निकाल कर दिखाई।
हम लोग कल सुबह आएंगे, तुम कहीं जाना नहीं, हमारी नज़र तुम पर रहेगी। तुम्हारे इस मकान में हम मशीनें रखेंगे। तुम एक होशियार और पढ़े लिखे लड़के हो, हमारे बहुत काम के हो। तुम्हें यहाँ से ज़रूरी खबरें सीमा पर भेजनी होंगी, फिर वो हमारे मुल्क में एजेंट द्वारा भेजी जाएंगी। तुम लोग क्या चाहते हो? मैं क्यों करूँगा ये सब? उसने लगभग रुआंसे होते हुए कहा। सब पता चल जाएगा, कहते हुए उन्होंने एक 10 की गड्डी उसकी ओर उछाली और चले गए। उन लोगों के जाने के बाद वो सोचता रहा क्या करे, क्या पुलिस को खबर कर दे, लेकिन उनके पॉकेट में थी उन तीनों की तस्वीरें। मोनिका के यहाँ फ़ोन था, क्या वो मोनिका को बताए? नहीं नहीं, अभी तक तो उन लोगों के पास 3 तस्वीरें थीं, फिर कहीं चौथी भी ना हो जाए। घबराहट में वो खिड़की के पास गया तो देखा पुलिया पर 2 व्यक्ति मुंह पर कपड़ा लपेटे बैठे हैं। वो और भी भयभीत हो गया। ये लोग निश्चय ही उग्रवादी संगठन के हैं और मेरे द्वारा यहाँ की खबरें सीमा पर पहुँचाएंगे। वो रात भर सोया नहीं, भयभीत सा कमरे में टहलता रहा। सुबह सुबह वो लोग आ गए। धीरे धीरे लकड़ी के खोखे ऊपर चढ़ाए जाने लगे, फिर खोखे खुले, मशीनें बाहर निकलीं। ये तो टेली प्रिंटर है, अर्थात रात्रि को अखबार में काम करना, ये पता लगा कर आए थे। नीचे वॉचमैन ने पूछा तो उन लोगों ने बताया कारखाने का काम है जो उस लड़के से करवाना है। उसने साफ मना किया कि वो ये सब नहीं कर सकता, उसे ये काम आता ही नहीं है। एक व्यक्ति जो डील डॉल से बलिष्ठ था, उसने उसकी गर्दन इतनी ज़ोर से दबाई कि उसकी आंखों के समक्ष चिंगारियां फूटने लगीं। वो असहाय हो चुका था। दूसरे दिन एक अन्य व्यक्ति आया, उसने मशीनें बाहर निकाली, उसको जानकारी दी और ये भी कहा कि मना नहीं करना, तुम हमारे यहाँ की लिस्ट में शामिल हो चुके हो। 1 महीने से वो फ्लैट से बाहर नहीं निकला। उसकी ज़िंदगी अब दहशत की ओर मुड़ चुकी थी। उस कमरे से मशीनों की खटखट की आवाज़ आती, जहाँ मोनिका के साथ उसके सपने पूरे होने थे। वे जैसा कहते उसे करना पड़ता। उसने अपने आप को देशद्रोही की लिस्ट में खड़ा पाया। इधर मोनिका महीने भर से उसकी सूचना न पाकर घबराहट में आई। उसने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुल गया। वो अंदर आई। मोनिका उसे देखकर आश्चर्य में डूब गई। उसका कनू उन लोगों से घिरा भारी भरकम मशीनों से कुछ पेपर्स को अटैच कर रहा था। सामने मोनिका को देखकर वो उसके प्रति अनजानी आशंका से कांप उठा। मोनिका, तुम यहाँ? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ भी नहीं। ये मेरे कस्टमर हैं, इनका काम कर रहा हूँ। इतनी भी मासूम नहीं थी मोनिका कि कुछ समझ ना पाए। उन सभी के चेहरे कपड़े से ढके थे। तुम इन आतंकियों के? उसने मोनिका के होंठों पर उंगली रख दी और नहीं में सिर हिलाया। तुम जाओ मोनिका, मैं जल्दी ही तुमसे मिलूँगा और सब बताऊँगा। मोनिका ने जाना ही ठीक समझा। वो अपने शरीर के चित्रे देखने को तैयार नहीं थी और अकेला अतुल इन लोगों से क्या जीत पाएगा। बाहर निकलते हुए मोनिका से कहा गया, ए मैडम, बाहर किसी को कुछ बोला तो परिवार सहित तुमको आरी से काट देंगे। रात भर मोनिका इसी ऊहापोह में रही कि क्या पुलिस को खबर करे, लेकिन वे लोग अतुल को कहीं मार ना दें। 2 दिन वो भी कॉलेज नहीं जा पाई। जिन मशीनों को उसने देखा था निश्चय ही उसके द्वारा बाहर खबरें भेजी जाती होंगी, लेकिन अतुल ही क्यों? क्योंकि अतुल कुछ अलग हटकर था। निश्चय ही इस बात का पता लगाकर उसके पास पहुँचे होंगे कि वो ये काम कर सकेगा। बिल्डिंग का शहर से दूर होना भी उनके लिए फ़ायदेमंद था। 2 दिन बाद ही अखबार में खबर थी, MBA की पढ़ाई करता एक लड़का खुफिया खबरें देता हुआ पकड़ा जाता कि वे लोग भाग निकले। शहर से 2 लड़के लापता हैं। खबर पढ़ते ही वो जहाँ खड़ी थी वहीं भरभरा कर गिर पड़ी। तो मेरा अतुल अब कभी नहीं लौटेगा। अतुल के माता पिता और बहन रेखा और वो स्वयं उस फ्लैट के सामने खड़े एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। वहाँ भीड़ लगी थी। अब उसका नाम मोहसिन था और वो लकड़ी के मकान में किसी बर्फीले इलाके में और भी कई लड़कों के साथ रहने को मजबूर था। उन लोगों को वो सारी ट्रेनिंग दी जा रही थी जो दहशत और आतंक फैलाने के लिए की जानी थी। किसी एक लड़के ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो उसे तड़पा तड़पा कर मारा गया था। उसकी मौत को देखकर सभी भय की स्थिति में और सकते की हालत में थे। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ और औरतें सुदूर इलाके से आती थीं। वो इस ग्रुप के सरगना को पता नहीं क्या क्या बताती थीं। उन्हें रुपए दिए जाते और फिर वो सरगना उनके साथ अपनी संतुष्टि भी करता। हो सकता है वो भी मजबूर की गई हों उनकी तरह। कई बार घाटियों से बंदूक चलने की आवाज़ें और घायलों की चीख पुकार सुनाई देती। बातचीत में बताया जाता कि सेना और उनके जैसे अन्य लोगों से मुठभेड़ हुई है।
एक दिन उसने मोनिका को पत्र लिखा और उसके घर का पता लिखकर लिफाफा छुपा दिया, लेकिन वो पकड़ा गया और उसके साथ जो कुछ किया गया वो सोचना या याद करना भी नहीं चाहता। 10 वर्ष बीत रहे थे इन लोगों के साथ रहते, भागते और फिर नया ठिकाना। अब उसने अपने परिवार के बारे में सोचना बंद कर दिया था। कितने ही नए लड़के आए, वे या तो मुठभेड़ में मारे गए या इन्हीं लोगों द्वारा मार दिए गए, अन्यत्र भी भेजे गए। वो कभी समझ नहीं पाया कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। कभी कभी वो बांसुरी लेकर, जो उसने किसी ठेले पर से खरीदी थी, दूर किसी पत्थर पर बैठ जाता। क्या बांसुरी की धुनें मोनिका तक पहुंचती होंगी? रिजवान पास आकर बैठ गया। अरे ब्रादर, हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर हमारा है। क्या उत्तर देता वो? जानता है वो ऊंचे पर्वतों से टकराकर धुनें वापस लौट आती हैं। अब रिजवान 26-27 वर्ष का एक सुंदर आकर्षक नौजवान बन चुका है। वो भी अपने कॉलेज में अपनी ऊंचाई, अपने डील डॉल के कारण कोई हीरो ही कहलाता था। अब तो याद ही नहीं उसे कि उपमाएं उसे किस फिल्मी हीरो की दी जाती थी। किस स्वतंत्रता की बात करते हो रिजवान? उसने धीमे स्वर में पूछा। यहाँ की तो हवा में भी दहशत है, कहीं कोई सुन ना ले। कश्मीर खुद स्वतंत्र होना चाहता है, रिजवान ने कहा। एक पढ़ा लिखा इंसान कैसे इन विक्षिप्त मानसिकता वालों के साथ 10 वर्षों से रह रहा है? सब कुछ जानता समझता है वो, लेकिन चुप रहता है। अब उसे डर नहीं लगता था। वो इस ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता था। जब तुम्हारे समक्ष ओर छोर कोई रास्ता सुझाई न दे रहा हो, तब तुम क्या करोगे? उस दिन शाम को मगरिब की नमाज के बाद वे लोग बात कर रहे थे। शायद सीमा से कुछ दूसरी तरफ हथियार, ड्रग्स, विस्फोटक आदि आतंकवादी बनाने की दिशा में बढ़ने वाले कट्टर लोग लेकर आ रहे हैं। उन्हें जहां पहुंचाना है। न जाने क्या हुआ, उसने मन ही मन सोच लिया कि वो ये कार्य करेगा। उसने खुलकर अपना प्रस्ताव सामने रख दिया। दूसरे दिन एकदम सवेरे वो और रिजवान इस कार्य के लिए निकल गए। उसके मन में क्या चल रहा है रिजवान कहाँ समझ पाया। बंद लोडिंग गाड़ी में विस्फोटक, हथियार, ड्रग्स इत्यादि, अर्थात पूरे एक समूह का सफाया। भीड़ भरे इलाके में भयंकर विस्फोट होगा, आज या कभी भी होगा तो अवश्य। रिजवान के साथ वो ट्रक लेकर मुख्य सड़क पर आ गया था। काफ़ी दूर जाते हुए रिजवान ने कहा था, हमारा पीछा पुलिस कर रही है। आगे जाकर उसने जानबूझकर घाटी की तरफ गाड़ी ऐसे मोड़ी कि न जाने कितनी गुलाटियाँ खाते हुए गाड़ी गहरी घाटी में गिरी। उससे पूर्व रिजवान ब्रादर चिल्लाता हुआ गाड़ी से कूदा और वो भी कूद पड़ा। गाड़ी नीचे गिरी। बाद में पता चला वो 700 फीट से ज़्यादा नीचे गिरी। एक विस्फोट हुआ और गाड़ी चल उठी। रिजवान खड़ा हो गया। कहीं कोई चोट नहीं। वो सकते की हालत में था, लेकिन वो तो खुश था। उसका ये मिशन था कि भले ही उसकी दर्दनाक मौत हो, लेकिन अब बस। उसकी कोहनी टूट चुकी थी। अस्पताल में उसे होश आया तो उसने अपने आप को पुलिस से घिरा पाया। वो सेना को अपनी कहानी सुनाना चाहता था। ये उसकी जीत थी। फिर उसने जो कुछ सुनाया वो संतुष्ट था। उसे सजा हुई 10 वर्ष सश्रम कारावास। और वे 10 वर्ष जो उसने इन आतंकवादियों के साथ बिताए, इतना आसान नहीं था उसका केस। दूसरी नोटबुक लेने वो जेलर के पास गया, जो अब बदल चुके थे। उन्होंने नोटबुक देते हुए बताया कि उनके किए अनुरोध से, उसके अच्छे चाल चलन से उसे समय से पूर्व रिहा किया जाएगा। रिजवान हैरान था जो उसने कोर्ट के समक्ष कहा था। वे दोनों एक ही जेल में बंद थे। बरसों से इस हिंदू लड़के ने उन लोगों की इतनी प्रताड़ना सहते सहते भी कभी दिल से इन लोगों के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया। और एक वो था, जेल से बाहर आकर उसे सूझ नहीं रहा था कि कहाँ जाए। उन्हीं दिनों की खबर थी कि अखनूर के पास के इलाके में जो खेत है, वहाँ खेत पर काम करते हुए सीमा पार से आई गोलियों का शिकार एक किसान दंपत्ति हुआ है, जिनका 9 साल का एक बेटा है। ये बेटा अनाथ हो चुका है। बेटे का नाम अतीक था। उसने मंशा जाहिर की कि वो उस दंपत्ति के बेटे से मिलेगा और उसके साथ रहेगा। मुसलमानों के सारे धार्मिक तौर तरीके वो इन वर्षों में समझ चुका ही था। अतीक के साथ वो उसी के घर में रहने लगा। एक दिन वो दूर जंगल में टहल रहा था। उसकी बांसुरी भी उसके साथ थी। बरसों बाद वो बांसुरी बजाने उसी जंगल के घने दरख्त के नीचे बैठ गया। उसे कॉलेज में कनुप्रिया नाटक की वो धुन याद आ गई और वो बजाने लगा। उन दिनों मौसम कितना आशिकाना था। आंखों में ढेर सारे सपने, मोनिका, बहुत ही अच्छा उनका कैरियर और माता पिता बहन के लिए सब कुछ कर लेने की इच्छा। सोचते हुए बरसों बाद उसकी सूनी आंखों में आंसू झिलमिला उठे।
पहले सुर ऊटपटांग हुए, फिर संभल गए। शाम हो रही थी। दूर जंगल की ओर पेड़ों के पीछे सूरज डूबना चाहता था कि उन डूबती सुनहरी किरणों के समक्ष एक आकृति आकर खड़ी हुई और जोरों से चीख पड़ी, कनू। वो हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। आंसुओं का लंबा सिलसिला जब ठहरा तो मोनिका ने बताया कि वो तो यूं ही यहाँ तक टहलने आई थी, पास के गेस्ट हाउस में रुकी है। फिर कहा, अतुल, तुम्हारी प्रतीक्षा निर्मूल थी, तुम कभी ना लौटने के लिए चले गए थे। मेरा आज भी संबंध रेखा से है, हम दोनों मिलते हैं। तुम्हारे जाने के 2-3 वर्षों बाद मेरी शादी हो गई। रेखा की शादी तुम्हारा घर बेचकर तुम्हारे चाचा ने कर दी। चाचा तुम्हारे पेरेंट्स को अपने साथ ले गए, लेकिन वो समझ चुका था दोनों उसकी प्रतीक्षा करते करते दुनिया छोड़ गए। लेकिन तुम्हारी बहन रेखा ने तुम्हें कभी माफ़ नहीं किया। हाँ, सचमुच उसने जो कुछ भी सुना वो माफ़ नहीं कर सकती थी। वो मोनिका को घर ले आया था। अपने घर पहुंचकर जेल में लिखी दोनों नोटबुक मोनिका के हाथ में थमा दी। ये रेखा को दे देना, शायद वो इसको पढ़कर मुझे माफ़ कर दे, और तब तुम मुझे बताना, मैं शायद मिलने आऊँ या वो आए। मोनिका ने देखा, एक गरीब सी ज़िंदगी से भी निम्नतर की ज़िंदगी उसका ब्रिलियंट MBA की पढ़ाई करता हुआ अतुल आज जी रहा है। अब क्या करोगे तुम आगे? क्या तुम्हारे सर्टिफिकेट्स वगैरह रेखा से लेकर भिजवाऊँ? उसने तुम्हारा सामान संभाल कर रखा है अतुल। वो समझती है कि तुम इस दुनिया में, लेकिन मेरा विश्वास था तुम हो और मुझसे मिलोगे। उसने एक आह भरी। क्या करूँगा सर्टिफिकेट्स और डिग्री का? मेरे नाम के साथ जो कलंक है वो आगे वो बोल नहीं सका। पहले डायरी मैं पढ़ूंगी, फिर रेखा को दूंगी। अतुल अपलक मोनिका की आंखों में ठहरे आंसुओं को देखता रहा। मोनिका मुड़ी और आंसुओं की बूंदों को आंखों से ढलकने दिया। वो बिना पीछे मुड़कर देखे तेज तेज कदमों से नीचे उतरने लगी। अभी आप सुन रहे थे प्रमिला वर्मा जी की लिखी हुई कहानी मौसम था आशिकाना। ज़िंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है। आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।